जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सीपीआई 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक भ्रष्टाचार देश कौन सा है? सोमालिया है, ध्यान रखना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सीपीआई 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक भ्रष्टाचार देश कौन सा है? पूछा जाएगा सबसे अधिक भ्रष्ट देश कौन सा है या भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सीपीआई के अनुसार, तो सोमालिया। ध्यान रखना कौन सा देश है? सोमालिया। और सबसे कम भ्रष्टाचार देश डेनमार्क है, यानी कि सबसे अच्छा थोड़ा, ठीक है। सबसे कम भ्रष्टाचार देश कौन सा है? डेनमार्क। सबसे कम भ्रष्टाचार देश कौन सा है? डेनमार्क, सीपीआई के अनुसार। और सबसे ज़्यादा है कौन? सोमालिया। और सबसे कम है डेनमार्क, ध्यान रखना। डेनमार्क को प्रथम रैंक मिली है, ध्यान रखना। पूछा जाएगा डेनमार्क को कौन सा रैंक मिली है, तो प्रथम रैंक। और सोमालिया को 180वीं रैंक मिली है। सोमालिया को 180वीं रैंक मिली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 180वीं रैंक। सोमालिया को 180वीं रैंक मिली है और डेनमार्क को प्रथम यानी कि एक रैंक मिली है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सीपीआई के अनुसार सबसे ज़्यादा सबसे अधिक भ्रष्टाचार देश कौन सा? सोमालिया। और सबसे कम है नॉर्वे। सोमालिया को 180 रैंक मिली है और डेनमार्क को 1 रैंक मिली है। ठीक है दोस्तों, अगला है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। पूछा जाएगा कि देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला है दुग्ध यानी कि दूध के उत्पादन में, गन्ना, चीनी उत्पादन तथा इथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ध्यान रखना, देश में। पूछा जाएगा कि भारत देश में किस राज्य का प्रथम स्थान है? किसमें? दूध उत्पादन में, गन्ना, चीनी उत्पादन तथा इथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का किन 4 चीज़ों में प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध उत्पादन, गन्ना, चीनी उत्पादन और इथेनॉल के उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है देश में, ध्यान रखिएगा। अगला है अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने वाले में किस राज्य का प्रथम स्थान पूछा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखना, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। पूछा जाएगा वह कौन सा देश है जो अटल पेंशन योजना के अनुसार पंजीकरण करने में प्रथम स्थान रखता है, तो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना। ठीक है, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है। तो देश की जो जीडीपी है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? 8% योगदान है। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है देश में, तो 8%। ध्यान रखना, कितना है? 8%। अगला है गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज लगभग 594 किलोमीटर की दूरी है। ध्यान रखना, ये लंबा कितना है? लगभग 594। पूछेगा गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कहाँ से कहाँ तक है, तो मेरठ से प्रयागराज तक है। गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण मेरठ से लेकर प्रयागराज इलाहाबाद तक है। ठीक है, और ये लगभग कितना लंबा रास्ता है? 594 किलोमीटर। ध्यान रखना, गंगा एक्सप्रेस कितना लंबा है? 594। और इसका निर्माण कहाँ से? मेरठ से लेकर प्रयागराज तक है। ठीक है, अगला एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना उत्तर प्रदेश में है। पूछा जाएगा किस राज्य में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज स्कीम शुरू की गई है योजना, तो उत्तर प्रदेश में। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। अब जेवर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में। पूछा जाएगा जेवर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। जेवर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, जेवर और अयोध्या 2 स्थान हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं, यानी कि निर्माण कहाँ किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं दोनों। पूर्वांचल एक्सप्रेस में 4 संकुल। ध्यान रखना, पूछा जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस में कितने संकुल है, तो 4 संकुल है। 4 संकुलन। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस में 2 संकुलन है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में 2 संकुल हैं। ध्यान रखना, संकुलन या संकुल। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में कितने हैं? 2। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों
108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 को, ध्यान रखिएगा, 2023 को तुगडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया गया। पूछा जाएगा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नागपुर महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, नागपुर महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। कहाँ किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में। कब किया गया है, 3 से 7 जनवरी 2023 को। और ये स्थान पूछे तो तुगडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, तुगडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा। तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, नागपुर महाराष्ट्र में। आगे है दोस्तों, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था, यानी कि इसकी थीम क्या थी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय यानी कि थीम थी, केंद्रीय विषय का मतलब थीम, महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ध्यान रखना। ये इसकी थी, थीम क्या थी, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ध्यान रखना। अब भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने की है। पूछा जाएगा जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की है, तो विजय लक्ष्मी सक्सेना ने की है, विजय लक्ष्मी सक्सेना ने। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की है, पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने की है, ठीक है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, ध्यान रखना, पूछा जाएगा इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान किए, ठीक, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उद्घाटन किया। अगला है, कोविड-19 के कारण वर्ष 2021 और 2022 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नहीं किया गया, ध्यान रखना। 2021 और 2022 में कोविड-19 के कारण, ध्यान रखिएगा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नहीं किया गया। पूछा जाएगा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब नहीं किया गया, तो 2021 और 2022 में नहीं किया गया, कोविड-19 के कारण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब नहीं किया गया, 2021 और 2022 में, यानी कि गैप रहा है कोविड के कारण 19, ठीक है। अगला, इस आयोजन में पहली बार, ध्यान रखना, इस आयोजन में पहली बार जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, ध्यान रखना। जो 2008वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया, इस आयोजन में पहली बार जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया या भाग लिया, ध्यान रखना, पहली बार जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, मोस्ट, ध्यान रखना। तो जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है उसमें पहली बार जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री यानी पद्मश्री प्राप्त राहीबाई सोमा पोपोरे थी। इन्हें देश भर में बीज माता के नाम से जाना जाता है। इन्हें देश भर में बीज माता के नाम से किन्हें जाना जाता है, पूछा जा सकता है, बीज माता के नाम से किन्हें जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यहाँ से देख लीजिए दोबारा, इस बार में पहली बार जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री यानी कि पद्मश्री प्राप्त राहीबाई सोमा पोपरे थी। इन्हें देश भर में बीज माता के नाम से जाना जाता है। तो जो पद्मश्री प्राप्त है यानी कि राहीबाई सोमा पोपेर थी। पूछा जाएगा इस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी, उद्घाटन समारोह की, तो पद्मश्री प्राप्त राहीबाई सोमा पोपेर थी। इन्हें देश भर में बीज माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, ध्यान रखना।
पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। मतलब कितने प्रतिशत के साथ? 95.48% है इनका। ये जो संयुक्त शीर्ष स्थान पर है तो 95.48 यानी 48% है, ध्यान रखने का। संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत इस सूची में 42वें स्थान पर मिला है। भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कितना स्थान मिला है? 42वां स्थान मिला, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है सूची में? 42 में, ध्यान रखना, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम मिला है, शीर्ष स्थान पर है, और भारत को 42वां स्थान मिलाता है। कितना? 42वां, ध्यान रखना। अब क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है, ध्यान रखना। क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान में। अगर एशिया में पूछा जाए 15 देशों की सूची में, भारत 12वें स्थान पर है। और वेनेजुएला 14.10%, वेनेजुएला 14.10% अंतिम पायदान पर है, यानी कि इसको अंतिम स्थान मिला। किसको? वेनेजुएला को। वेनेजुएला को अंतिम स्थान मिला है, या अंतिम पायदान में, अर्थात अंतिम देश है, ठीक है दोस्तों। अगला है जानुस प्रथम, एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक स्मार्ट उपग्रह मिशन है। पूछा जाएगा जानुस प्रथम क्या है? तो ये एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक स्मार्ट उपग्रह मिशन है, ध्यान रखना। जानुस प्रथम विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह। पूछा जाएगा विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन सा है? तो जानुस प्रथम है, ध्यान रखना। विश्व का प्रथम क्लाउड कौन है? क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन सा है? तो जानुस प्रथम है, ध्यान रखना। विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन सा है? जानुस प्रथम है, ध्यान रख, जानुस फर्स्ट, ठीक। अगला, ये अमेरिकी कंपनी एंटारिस, ये अमेरिकी कंपनी एंटारिस का उपग्रह, ध्यान रखना। यह पूछा जाएगा किस देश का उपग्रह है? तो ये अमेरिकी कंपनी एंटारिस का उपग्रह है, ध्यान रखना। इसका वजन 10.2 किलोग्राम है। इसका वजन कितना? 10.2 किलोग्राम है, ठीक है। दूसरा क्या है? आज़ादी सेट 2, आज़ादी सेट 2 चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किडज इंडिया द्वारा निर्मित उपग्रह। पूछा जाएगा आज़ादी सेट 2 क्या है? तो चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किडज इंडिया द्वारा निर्मित क्या है? एक उपग्रह, ध्यान रखना। ये सभी महिला अवधारणा के साथ ये अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन है, ध्यान रखना। ये सभी महिला अवधारणा के साथ ये अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य स्टीम STEM में महिलाओं को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? स्टीम में महिलाओं को बढ़ावा देगा, ध्यान रखना। आज़ादी सेट 2 का उद्देश्य क्या है? स्टीम में महिलाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला है SSLV का पूर्ण रूप, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? SSLV का पूर्ण रूप है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, ध्यान रखना। SSLV का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, ध्यान रखना। यानी कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? लघु उपग्रह विमोचन वाहन, ध्यान रखना। व्हीकल्स माने वाहन होता है, तो लघु उपग्रह विमोचन वाहन है, ध्यान रखना। लघु हिंदी में क्या अर्थ है इसका? लघु उपग्रह विमोचन वाहन है, ध्यान रखना। SSLV का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल, ठीक है, सैटेलाइट, सॉरी, SSLV का पूर्ण रूप है स्मॉल सैटेलाइट, पहले हम बता गए थे, सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, ध्यान रखना। सॉरी, हम पहले थोड़ा अर्थ गलत बता गए, तो ध्यान रखिएगा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। इसका हिंदी में अर्थ है लघु उपग्रह विमोचन वाहन है, लघु उपग्रह विमोचन वाहन है। यह इसरो का एक नया प्रक्षेपण है, ध्यान रखना। यह इसरो का पूछा जाएगा कहाँ से संबंधित है? तो इसरो से,
इसरो का नया प्रक्षेपण यान है, ध्यान रखें, एक नया प्रक्षेपण यान है। SSLV का डिजाइन एवं विकास तिरुवनंतपुरम केरल स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा किया गया है। पूछा जाएगा कि SSLV का डिजाइन एवं विकास किसने किया है, तो ध्यान रखना SSLV का डिजाइन एवं विकास तिरुवनंतपुरम केरल स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों। जन साथियों, इसी तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जन साथियों।